जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निषेध का सिद्धांत नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य का एक नीति निषेध का सिद्धांत नहीं है। तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत नहीं है। स्मारकों का संरक्षण राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत है। समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत है। और बता दूं कि राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से। तो किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड देश के संविधान से 1937 में लिया गया था। राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से 1937 में 37 से। और राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है। किससे? तो डीपीएसपी से संबंधित है। राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में शामिल है। राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है और भाग 4 में शामिल है। भाग 4 में शामिल है राज्य के नीति निषेध का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर कि सांची का सपूत किस राज्य में स्थित है। तो सांची का सपूत भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ? तो रायसेन जिले में, भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है सांची का सपूत। सांची का सपूत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? तो सांची का सपूत बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? से बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का सपूत का निर्माणकर्ता अशोक ने करवाया था। सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कब? तो 3री शताब्दी में अशोक ने सांची का सपूत का निर्माण करवाया था। याद रखना, क्या करवाया था? तो सांची का सपूत का निर्माण तो 3री शताब्दी में करवाया था। और सांची के सपूत का खोज 1818 में, याद रखना, 1818 में सांची सपूत का खोज ब्रिटिश के महान अफसर जनरल टोलर ने की थी। कौन? तो जनरल टोलर ने सांची की सपूत की खोज की थी। कौन? तो जनरल टोलर ने 1818 में की थी सांची सपूत की खोज। और बता दो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? तो विश्व के सबसे बड़ा स्तूप बिहार के चंपारण में स्थित, याद रखना, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित। कौन सी? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित केसरिया में स्थित है। बिहार विश्व के सबसे बड़ा स्तूप केसरिया केसरिया है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। याद रखना, केसरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर कि दक्षिण चीन महासागर निम्नलिखित में किस महासागर का हिस्सा है। तो दक्षिण चीन चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर का हिस्सा है दक्षिण चीन सागर। बता दो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। एक गहरा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, याद रखना। और पृथ्वी पर कुल 7 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 7 महासागर है, जिनमें यहाँ पर आप लोगों का 4 शामिल है। अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। और उसके बाद है उत्तरी अंटार्कटिक और दक्षिणी अंटार्कटिक और हिंद महासागर, ये सब शामिल है। पृथ्वी पर कुल 7 महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। कब? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण। कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 2023 में किया गया था। कहाँ? तो 2023 में किया गया था, याद रखना। उत्तर प्रदेश के 4 शहर में किया गया था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के 2023 में किया गया था। कब? 2023 में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था 2020 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण, याद रखना, पहला संस्करण है ये। तो कब हुआ? तो 2020 में हुआ था, जो 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक हुआ था। कब? तो 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक हुआ था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण। 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक 2020 में हुआ था। और द्वितीय संस्करण 2021 में होना था। जो द्वितीय संस्करण होना था 2021 में, जो कोविड के कारण यह संस्करण को बैंड कर दिया गया था, रोक दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का लेखन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं को सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आय का
लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती सेवाओं के बीच अंतर करने में महत्वपूर्ण है। तो यह आर्थिक विकास और उत्पादक की अधिकता की सटीक मापन करने में सहायता करता है। इसीलिए राष्ट्रीय लेखांकन और मध्यवर्ती वस्तु को बीच में अंतर करना महत्वपूर्ण है। बता दूं कि राष्ट्रीय आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किए थे। राष्ट्रीय आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी 1868 में किए थे और प्रति व्यक्ति अनुमान 20 रुपये लगाए थे, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षण कीर्तन कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है, तो इसके याद रखना। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम झूम का खेती भी है, याद रखना। झूम का खेती है और झूम का खेती सबसे ज्यादा प्रचलित उत्तराखंड में है और झूम का खेती पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, याद रखना। झूम का खेती पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। और स्थानांतरित खेती के बारे में बता दूं कि स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं। तो स्थानांतरित खेती एक बता दूं, स्थानांतरित खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें भूमि की एक भूखंड पर की जाती है। स्थानांतरित खेती एक कृषि की पद्धति है जिसमें भूमि की एक भूखंड पर अस्थायी रूप से की जाती है, याद रखना। स्थानांतरित खेती एक स्थानांतरित खेती एक कृषि का ही पद्धति है जिसमें कृषि के एक भूखंड पर अस्थायी रूप से इस खेती की जाती है। इसका दूसरा नाम झूम की खेती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, झूम की खेती। और जो झूम की खेती सबसे ज्यादा प्रचलित उत्तराखंड में है। झूम झूम धूम नहीं, झूम याद रखना। झूम की खेती उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है, झूम झूम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर की भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी का कौन है। तो नॉमिनेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है। तो भारत का नाम मात्रा कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। बता दूं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रखना। प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है, याद रखना। कौन, तो राष्ट्रपति होता है। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सब याद रखना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाता है। और भारत में महानवादी की नियुक्ति याद रखना कौन करता है। तो भारत में महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, याद रखना। और महानवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, याद रखना। भारत में महानवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और भारत में महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और एक बात और बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और राष्ट्रपति बनने न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सब बात याद रखना। और एक बात ये और याद रखना राष्ट्रपति के बारे में कि भारत में सबसे ऊंचा पद किसका होता है। तो भारत में सबसे ऊंचा पद याद रखना प्रेसिडेंट का होता है। किसे, तो भारत में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का ही होता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो बता दो द्रौपदी मुर्मू है जो आदिवासी महिला है, एक आदिवासी महिला है। इससे पहले उड़ीसा का एक राज्यपाल भी बन चुकी थी द्रौपदी मुर्मू। देश के 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर कि भारत के महोगनी और रोजवुड और सिनकोना के पेड़ से किस प्रकार का वन पाए जाते हैं। तो भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। कहाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं ये। और भारत में बता दूं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अंडमान याद रखना कहाँ, तो अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ, तो द्वीप समूह के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। द्वीप समूह के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आप बता दें कि भारत का सबसे बड़ा सदाबहार वन अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो भारत का सबसे बड़ा सदाबहार कौन से राज्य में है। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहा, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर यहाँ पे कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतित केंद्रों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट और का निर्माण के दौरान होता है।
तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संचित केंद्रकों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है। तो कोशिका द्रव का विभाजन याद रखना। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज 1665 में हुआ था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था सबसे पहले। और कोशिका का केंद्र का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट बोरन ने 1831 में केंद्र का खोज किया था। और कोशिका विभाजन दो प्रकार से होती है। कोशिका की विभाजन दो प्रकार से होती है। एक पहला कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। कोशिका का विभाजन 10 नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप। स्वचालित टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप होता है एटीएम का पूरा नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए अनफिनिश्ड मेया मेयर पुस्तक के लेखक हैं? तो अनफिनिश्ड मेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड मेयर पुस्तक के लेखक है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है बॉलीवुड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे देखते हैं 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो मिल्खा सिंह के किस खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा आंसर। और बता दूं कि मिल्खा सिंह के जो है ऑटोग्राफी के नाम द रेस ऑफ माई लाइफ, इसकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऑटोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। और इसके बाद है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है आत्मकथा किसकी है? तो युवराज सिंह की है। किसकी? तो युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा। ए शॉर्ट ए हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा। किसकी? तो अभिनव, याद रखना अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। और उसके बाद है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। और उसके बाद है वन वन लाइफ इज नॉट इन वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो राइटर याद रखना नटवर सिंह की। किसकी? तो नट नटवर सिंह की आत्मकथा है, नटवर सिंह। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ किसके हाथ में कथा है? तो नटवर सिंह क्या है। और इसके बाद याद रखना मेरा संघर्ष किसके हाथ में कथा है? मेरा संघर्ष हिटलर के हाथ में कथा है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके हाथ में कथा है? तो महात्मा गांधी जी का हाथ में कथा है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी हाथ में कथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथ में कथा है, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि देवेंद्र झारिया ने 20वें पैरा एथलीट ग्रांप्री में कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झझारिया ने रजत पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखना भाला। और देवेंद्र झझारिया का संबंध भाला फेंक से है। किसे? तो भाला फेंक खेल से संबंधित है देवेंद्र झझारिया को। और इसके बाद बता दूं कि नीरज चोपड़ा का भी संबंध भाला फेंक खेल से है। और देवेंद्र झझारिया ने भाला फेंक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। तो या इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी पहले 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम बताएं? तो देवेंद्र झझारिया हो जाएगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो महरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध किस नृत्य है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, याद रखना। और इसके बाद बता दूं कि उड़ीसा के प्रमुख त्योहार का नाम और उड़ीसा का नृत्य का नाम बता दूं। उड़ीसी नृत्य भी याद रखना। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा नृत्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और उड़ीसी नृत्य भी एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से ही भी संबंधित है। और उड़ीसा के प्रमुख त्योहार को बता दूं कि नव कलेवर, याद रखना कलेवर नव कलेवर और दुर्गा पूजा का तो दुर्गा पूजा नव कलेवर और दुर्गा पूजा ये सब उड़ीसा के प्रमुख त्योहार का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन
कि लेबांग बुमानी नृत्य, लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फांसल का नृत्य है। तो लेबांग बुमानी का नृत्य डैश फांसल का नृत्य है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा असम, त्रिपुरा का फांसल नृत्य है। तो त्रिपुरा राज्य का लेबांग बुमानी का फांसल नृत्य है, याद रखना। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य याद रखना यहाँ पे नारिया, याद रखना नारिया, नारिया। उसके बाद है भोजगिरी, भोज, भोजगिरी और हाई हैक, हाई हैक, हाई हैक, याद रखना गारिया, होजगिरी और हाई हैक त्रिपुरा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। और उसके बाद था लेबांग बुमारी जो त्रिपुरा राज्य का फांसल का एक नृत्य है। 16 नंबर यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा संगीतकार मंचदा नाम से प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संगीतकार मंचदा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आर डी बर्मन, आर डी बर्मन पंचदास एक संगीतकार है जो पंचदा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन की पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से है। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। किस घराने से संबंधित है। तब किराना घराने से संबंधित है। और पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 1922 में हुआ था। कब। तो 1922 में। मृत्यु 2011 में हो गया था पंडित भीमसेन जोशी का। और बता दूं कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक क्या है। तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न को पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भी दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। 2008 में। और पद्म विभूषण दिया गया था 1975 में। पद्म भूषण कब दिया गया था। तो 1975 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फिनेस्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो गलत जोड़ी की पहचान यहाँ पर करना है। कुसुमधर कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का। तो आंध्र प्रदेश का है। श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध मणिपुर नृत्य से है। तो जो मणिपुर का राज्य का लोक नृत्य है। त्रिलोचन मोहता का संबंध छऊ नृत्य से है। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताना आप लोग कमेंट में। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कराया था छऊ नृत्य के बारे में। मीनाक्षी चित्र रंजन का संबंध भरतनाट्यम से है जो भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य। तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो कुसुमधर का संबंध किस नृत्य से था। आप लोग कमेंट में भी आंसर इसका दीजिएगा। 19 नंबर है यहाँ पे वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा था। तो नादिर शाह, एक नादिर शाह थे जो भारत के दिल्ली शहर पर 1739 में हमला किए और भारत के दिल्ली शहर से धन दौलत लूट कर चले गए थे। और 1025 ईस्वी में, याद रखना 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में। तो गुजरात में है। उस पर हमला किया था और सोमनाथ मंदिर से खजाना लूटकर चला गया था मोहम्मद गजनवी। 20 नंबर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना थोड़ो केशव कर्वे, याद रखना थोड़ो केशव कर्वे, कर्वे के द्वारा भारत की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखना देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय पुणे शहर में खोला गया था। याद रखना दो थोड़े केशव कर्वे के द्वारा पुणे में खोला गया था। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर नृत्य का मुक्त मुके मुक्तेश्वर नृत्य का महोत्सव 14 से लेकर 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाती है। तो किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो उड़ीसा के राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित की जाती है मुक्तेश्वर नृत्य। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा धिवेही है। तो भारत के एक पड़ोसी देश है मालदीव है जो अधिकारी भाषा क्या है, अधिकारी भाषा दिवेही है। भारत के याद रखना 4 पड़ोसी देश है। उन 4 पड़ोसी देश का नाम है बचपन क्या,
तो 55 नाम है। 5 से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल। 55 याद रखना, भारत के 4 पड़ोसी देश है, उसके अलावा और भी है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता के समूह से कारीगरों को समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। तो अवसर योजना के तहत वो अवसर योजना का उद्घाटन किया था। उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन में अवसर योजना। 24 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अवस्था में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो 118। बता दूं कि प्राकृतिक में पाए जाने कुल तत्वों की संख्या 98 है। याद रखना। और मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि मानव निर्मित तत्वों की संख्या कुल कितनी है अभी। तो मानव निर्मित तत्वों की संख्या 20 है वर्तमान समय में। धातु तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 27 है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल का चैंपियनशिप जीती थी? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप चैंपियनशिप में जीता तो लेम्बाना को हराकर जीता था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में।